अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पहाड़ी टीले से उतरने के बाद हम दरख्तों के घने झुंडों में आ गए। यहाँ ज़मीन हमवार थी। घास के बीच में एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। उस पगडंडी पर से गुजरते हुए हम सियाह और भूरे रंग की चट्टानों के दरमियान आ गए। उसके थोड़ा आगे एक दरिया बह रहा था। दरिया का पहाड़ ज़्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दूसरे किनारे के दरख्त बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे, मगर दरिया का बहाव तेज था। करीम भाई ने कहा, हम यहाँ आकर दरिया पार करेंगे। यहाँ हमें कोई कश्ती वगैरह नहीं मिल सकेगी। हमें तैर कर दरिया पार करना होगा। क्या दूसरे किनारे पर हम महफूज होंगे? क्या उधर इंडियन सिक्योरिटी पुलिस के आदमी नहीं आ जाएंगे? करीम भाई ने कहा, दरिया के दूसरे किनारे कोई 2 फरलांग के फासले पर एक गांव है। उस गांव के दरमियान से भोपाल जाने वाली सड़क गुजरती है। उस सड़क पर रात के वक्त सब्जियों, फलों और डीजल तेल ले जाने वाले ट्रकों की ट्रैफिक तकरीबन सारी रात जारी रहती है। हमें किसी न किसी ट्रक में लिफ्ट मिल जाएगी। अगर लिफ्ट ना मिली तो हम वहां से आगे जाने का कोई दूसरा इंतज़ाम कर लेंगे। बहरहाल यहाँ से फरार होना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम कुछ देर के लिए दरिया के किनारे ऊंचे नीचे नरकलों के पास बैठ गए। बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। करीम भाई कहने लगा, अगर कोई हादसा हो जाए और हम एक दूसरे से बिछड़ जाएं, तो ये बात याद रखना कि तुम्हें हर हालत में इस दरिया को ज़रूर पार करना है, क्योंकि दरिया पार करने के बाद ही तुम भोपाल जाने वाली सड़क पर आकर वहाँ से भोपाल या किसी दूसरे शहर जा सकोगे। मैंने इस सारे इलाके का नक्शा अच्छी तरह जहन में बिठा लिया। कुछ देर हम वहाँ के अपने मंसूबे के बारे में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद उठकर दूसरी तरफ पहाड़ियों में से होते हुए मडघाट के स्टेशन पर आ गया। यहाँ से कोई 1 घंटा बाद हमें मुसाफिर ट्रेन मिली, जो आगरा से आ रही थी। उसमें बैठकर हम वापस भोपाल आ गए। भोपाल से हम शाम के वक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए और रतलाम पहुँचे। वहाँ से दूसरी लारी में बैठे और रात के 11 बजे अहमदाबाद पहुँच गए। मास्टर सिपाही करीम भैया स्टेशन ही से जुदा हो गया। मैंने टैक्सी ली और मिस्टर पांडे के बंगले पर आ गया। मीनाकशी जाग रही थी। वो मुझे देखकर हस्बे मामूल बड़ी खुश हुई। कहने लगी, स्वामी जी, आपने बड़ी कृपा की जो दिल्ली से वापस आ गया। मैं तो समझी थी कि अब शायद आपके दर्शन ना हो। मैंने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है बालका? उसने मेरी कज़न का हाल पूछा। मैंने कहा, वो ठीक नहीं है। उसके माता पिता ने फैसला किया है कि वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे और वहीं उसका इलाज कराएंगे। अच्छा, अब मैं ऊपर जाता हूँ। सफ़र की वजह से बहुत थक गया हूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। पीछे मुझे 2 बातों की फिक्र थी। एक तो अपना लेटर ट्रांसमीटर बेडरूम में छोड़ आया था। अगरचे मैंने उसे खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था, फिर भी मुझे उसकी फिक्र ज़रूर थी। दूसरे, मुझे ये तशवीश भी थी कि कहीं पहली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर लगाया हुआ मेरा छोटा माइक्रोफोन किसी ने देख न लिया हो। ऐसा हो सकता था कि मेरे पीछे ड्राइंग रूम का फ़ोन ख़राब हो जाए, मैकेनिक आकर उसे खोले और अंदर लगे हुए माइक्रोफोन का राज फाश हो जाए। मगर खुदा का शुक्र है, ऐसी कोई बात न हुई। फिर भी मैंने ये मालूम करने के लिए कि माइक्रोफोन अपनी जगह पर ही है, अपने कमरे के टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे ड्राइंग रूम में खामोशी थी। हल्की हल्की भनभनाहट की आवाज़ आ रही थी। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने मेज़ पर कोई चीज़ रखी हो। साथ ही मीनाकशी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। मैंने रिसीवर रख दिया। अभी तक मेरा कोई राज अफशा नहीं हुआ था। अब मैंने सिगरेट लेटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया था, ताकि इसके किसी के हाथ न लगने का बिल्कुल ही अंदेशा न रहे। दूसरे या तीसरे दिन शाम के वक्त मैं रैना लेनी के डांस सेंटर में रैना लेनी के पास बैठा स्टूडेंट लड़कियों को डांस की तालीम हासिल करते देख रहा था। कुछ लड़कियों के माता पिता कमरे में मौजूद थे। मीनाकशी अभी तक नहीं आई थी। इतने में नौकर ने बड़े अदब के साथ सोफे के पीछे से आकर मुझे आहिस्ता से कहा, महाराज, आपका फ़ोन आया है। कोई वर्मा साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं चुपके से उठकर साथ वाले कमरे में आ गया, जहाँ फ़ोन मेज़ पर पड़ा था। उसका रिसीवर अलग रखा हुआ था। मैं समझ गया कि यह सिवाय करीम भाई के और कोई नहीं हो सकता। मैंने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से करीम भाई की आवाज़ आई, आज रात हाइड आउट पर पहुंचो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया।
मैंने रिसीवर रखा और वापस हाल कमरे में रेना लेनी के पास आकर बैठ गया। रेना लेनी देवी रक्स की ताल देने में मगन थी। थोड़ी देर बाद मीनाकशी आ गई। घंटा डेढ़ घंटा वो भी रक्स करती रही। फिर हम दोनों बंगले पर वापस आ गया। मैंने उसे कहा, मुझे रात को महावीर जी के दर्शनों के लिए मंदिर जाना है। मुझे गाड़ी की चाबी दे देना। तुमने कहीं जाना तो नहीं? मीनाकशी ने अजीत से कहा, गुरुजी मुझे तो कहीं नहीं जाना। अगर जाना भी होता तो मैं ना जाती। मैं रात के 11:30 बजे गाड़ी लेकर बंगले से निकल गया। पहले हस्बे मामूल नारायण जी के मंदिर गया। वहाँ 15-20 मिनट गुजारे और फिर अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गया। वेरान क्वार्टर से थोड़े फासले पर दरख्तों में गाड़ी खड़ी की और क्वार्टर आकर बैठ गया। कोई 5 मिनट बाद करीम भाई भी पहुंच गया। वो बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ? मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मैं मिस्टर पांडे के बंगले के बाहर बैठी हुई इंटेलिजेंस टीम से कुदरती तौर पर कुछ बेनियाज सा हो गया था। खास तौर पर जब मैं गाड़ी में निकलता था तो अपनी निगरानी किए जाने के अंदेशे से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता था। मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। करीम भाई उठकर बंद दरवाजे के पास गया। उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर बाहर झांक कर देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पास आकर स्टूल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हें अब बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुझे शक है कि तुम्हारी निगरानी हो रही है। मुमकिन है कोई आदमी तुम्हारा पीछा करता यहाँ तक भी आया हो। बहरहाल वापसी पर तुम मेरे निकलने के आध घंटा बाद निकलना और यहाँ से सीधा मंदिर जाना। वहाँ कुछ देर बैठे रहने के बाद बंगले पर जाना। मैंने ये बात नोट कर लिया। मैंने करीम भाई से पूछा कि वो ख़ास बात क्या है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। वो बोला, मेरे आदमी ने देवलाली से इस बात की इतला दी है कि 20 तारीख को रात के वक्त जो मिलिट्री ट्रेन असला लेकर जम्मू जा रही है उसके 3 डब्बों का रंग सुर्ख है। सारे डब्बे मालगाड़ी के बंद डब्बे हैं, मगर साथ एक मुसाफिर ट्रेन वाला डब्बा भी लगा है जिसमें फौजी जवान सिक्योरिटी की खातिर साथ जा रहे हैं। मैंने ये बात भी नोट कर लिया और करीम भाई से कहा, यह निशानी ट्रेन को पहचानने में हमारी मदद करेगी। अब हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। वो कहने लगा, कल रात को 2 रॉकेट लॉन्चर और 12 रॉकेट मेरे पास पहुंच जाएंगे। हमें 18 तारीख को ये सामान लेकर मडघाट स्टेशन पर पहुंच जाना होगा। हम स्टेशन के पीछे एक पहाड़ी गार में छुपकर ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। आज के बाद हमारी मुलाकात 18 तारीख को भोपाल के रेलवे स्टेशन वाले उसी होटल में होगी जहां हमने एक रात गुजारी थी। तुम जिस रोज चाहो अहमदाबाद से रवाना हो जाना, मगर 18 तारीख को भोपाल के होटल में मौजूद होना। मैं तुम्हारे पास 18 तारीख की रात को पहुंचूंगा और एक अलग कमरे में ठहरूंगा। वहां मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। वो इतना बड़ा होटल नहीं है। अब ना मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और ना तुम मुझे फ़ोन करोगे। हमारी मुलाकात अब 18 तारीख को भोपाल के होटल में होगी। तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में निकलूँगा, मगर होशियार रहना। मुझे शुबा है तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। मैं खामोशी से बाहर निकल गया। क्वार्टर के अहाते में अंधेरा था। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी थीं। मैंने पूरी आंखें खोलकर चारों तरफ निगाह डाली। मुझे अंधेरे में कोई शक शुबे वाली बात महसूस न हुई। फिर भी मैं क्वार्टर की एक भी दीवार को फांद कर उन दरख्तों की तरफ गया जहां मैंने मीनाकशी की गाड़ी खड़ी की हुई थी। मैं अंधेरे में एक तरफ खड़ा हो गया और यह देखने की कोशिश करने लगा कि कोई शख्स मेरी गाड़ी के गिर्द तो नहीं मंडरा रहा। मैं 5 मिनट तक छुप कर गाड़ी को देखता रहा। वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं खामोशी से चलकर गाड़ी के पास आया। गाड़ी स्टार्ट करके जिस तरफ से आया था उसी तरफ से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। करीम भाई की हिदायत के मुताबिक मैं वहाँ से सीधा स्वामी नारायण जी के मंदिर पहुँचा। वहाँ कोई आधा घंटा गुजारा और इसके बाद बंगले की तरफ चल पड़ा। मैंने अपने कमरे में जैन मत के बानी महावीर की एक कांसी की मूर्ति मंगवा कर रख छोड़ी थी और उसके पाँव में रोज़ फूल रख देता था और अगरबत्तियाँ भी सुलगा दिया करता था। मीनाकशी भी फूल लेकर आया करती थी। मैंने वहाँ ये बताया हुआ था कि मैं दिन भर अपने कमरे में भगवान महावीर की पूजा पाठ में मसरूफ़ होता हूँ। मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में कोई न आया। लेकिन यह मेरा मामूल था कि जब शाम को मिस्टर पांडे अपने किसी खास मेहमान के साथ या अकेला या मीनाकशी के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठता तो मैं अपने टेलीफोन का रिसीवर थोड़ी देर बाद उठाकर सुन लेता था
कि मिस्टर पांडे किसी से कोई अहम बात तो नहीं कर रहा। अभी तक उसने किसी से ऐसी खुफिया राजदारी की बात नहीं की थी और कोई इसराइली या भारतीय फौज का अफसर भी उसे मिलने नहीं आया था। रात को खाने पर कभी कभी या सुबह नाश्ते पर मेरी मिस्टर पांडे से मुलाकात हो जाती थी। वो हर बार हाथ बांध कर यही कहता कि आपकी मेहरबानी से मेरा गुर्दे का दर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो तीसरी पथरी गुर्दे में रह गई है उसे भी दूर कर दें। या फिर मुझसे अपनी तरक्की की फ़ैल के बारे में बड़ी आजी से फरमाइश करने लगता है कि भगवान महावीर से कहकर मेरी फ़ैल पर इंदिरा गांधी जी के दस्तखत करवा दें। मैं उसे सिर्फ तसल्ली देता कि ये काम वक्त आने पर पूरा हो जाएगा। हकीकत यह थी कि मिस्टर पांडे की ये दोनों कमज़ोरियाँ मैंने अपने कब्जे में कर रखी थीं और मैं चंद्रिका से इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता था। चंद्रिका से भी कई रोज़ से मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे उससे मुलाकात करने की ज़रूरत भी नहीं थी और वो अपने तौर पर भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। असलिया की ट्रेन पर हमला करने का वक्त करीब आ रहा था। मैंने 15 तारीख को मीनाक्षी और मिस्टर पांडे से कहा कि मैं सोमनाथ के मंदिर की यात्रा को जाना चाहता हूँ। 2-1 रोज़ में जाऊँगा और वहाँ 2-3 मंदिर में भगवान सोमनाथ की पूजा करूँगा। मुझे महावीर भगवान ने हुक्म दिया है कि वहाँ जाऊँ और फूल की माला चढ़ाऊँ। मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने फरमाइश किया कि मैं उनके लिए भी वहाँ प्रार्थना करूँ। मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। आखिर मेरी रवानगी का वक्त आ गया। मैं 17 तारीख की दोपहर को अहमदाबाद से बाज़ाहिर सोमनाथ के मंदिर के लिए और हकीकत में भोपाल जाने के लिए रवाना हो गया। एक रात और एक दिन सफ़र में गुजरा। 18 तारीख की शाम को मैं भोपाल में था। वहाँ रेलवे स्टेशन के करीब जो मामूली सा होटल था वहाँ एक कमरा लेकर ठहर गया। अब मुझे अपने मास्टर सिपाही करीम भाई का इंतज़ार था। उसी रोज़ रात के वक्त करीम भाई भी आ गया। उसने होटल के रजिस्टर में से मेरे कमरे का नंबर मालूम कर लिया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी कि उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो करीम भाई अंदर आ गया। उसने पुरानी सी ठंडी जैकेट और उसी कलर की पुरानी जीन्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। अंदर आकर कहने लगा, इस लिफाफे में तुम्हारी जैकेट और पतलून है। ये जैन भक्तों वाले कपड़े उतार कर पतलून जैकेट पहन लो। अपना खद्दर के कपड़े इसी लिफाफे में बंद करके पलंग के नीचे रख देना। होटल वालों से कह देना कि तुम अपनी माता जी से मिलने झांसी जा रहे हो। कमरे का 3-4 दिन का एडवांस किराया भी अदा कर देना। कह देना कि तुम्हारे वापस आने तक कमरा बंद रहे। मैं भी ऐसा ही बहाना बनाकर यहाँ से निकलूँगा। कमरे की चाबियाँ हमारे पास ही रहेंगी। मिशन मुकम्मल होने के बाद अगर हम जिंदा रहे तो इसी होटल में आकर तुम अपना लिबास तब्दील करके वापस अहमदाबाद रवाना हो जाओगे। हम सुबह 6 बजे मडघाट जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। अब तुम आराम करो। और वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके खद्दर का कुर्ता पजामा उतार कर गहरे नीले रंग की पुरानी जीन्स पहनी, जैकेट पलंग के पास ही रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। छोटे क्लॉक पर मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था। ठीक 5 बजे सुबह अलार्म बजने लगा। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जैकेट पहनी और नीचे आ गया। काउंटर पर रात की ड्यूटी वाला मुलाजिम मौजूद था। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी माताजी से मिलने झांसी जा रहा हूँ। 3 दिन में वापसी हो गया। कमरे में मेरा सामान पड़ा है, उसे कोई ना खोले। और इसके साथ ही मैंने 4 दिन का किराया और ऊपर 100 रुपये मुलाजिम को इनाम के तौर पर दिए। वो बेहद खुश हुआ और कहने लगा, सर आपका कमरा बिल्कुल बंद रहेगा, कोई फिक्र न करें। मैं होटल से बाहर आकर एक तरफ वोट में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि करीम भाई भी मेरे पास आ गया। कहने लगा, स्टेशन पर चलकर नाश्ता करेंगे। भोपाल का स्टेशन बड़ा बारोनक स्टेशन था। शहर भी मुसलमानों की तारीखी रिवायात का हामिल है। ये कभी मुसलमानों की बड़ी मशहूर रियासत थी, मगर कांग्रेस हुकूमत के वजीर दाखिला पटेल ने जब हिंदुस्तान की सारी रियासतों को ख़त्म किया तो रियासत भोपाल का सूरज भी गरूब हो गया। शहर हमेशा से इल्मी अदबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा था, मगर अब वहाँ हिंदू कल्चर की छाप रोज़ बरोज़ गहरी होती जा रही थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत रियासत भोपाल में मुसलमानों की रिवायात को मसख़ कर रही थी और मुसलमानों पर तरक्की के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। भोपाल स्टेशन से हमारे होते हुए 2-3 गाड़ियाँ झांसी दिल्ली की तरफ गईं, लेकिन उनमें से कोई भी मडघाट के वेरान स्टेशन पर नहीं ठहरती थी। आखिर रात के 1 बजे हमें एक पैसेंजर ट्रेन मिली जो उस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती थी।
ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। मडघाट का स्टेशन वहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था, मगर इस पैसेंजर ट्रेन ने पूरे 2 घंटे के बाद हमें वहाँ पहुँचाया। स्टेशन पर सिवाय हम दोनों के और कोई मुसाफिर न उतरा। स्टेशन पर हू का आलम था, अमला गायब था, दफ्तर बंद था। प्लेटफार्म पर जो 3-4 खंभे लगे थे उनके बल्ब रोशन थे। मैंने देखा कि उस रोशनी में रेलवे लाइन प्लेटफार्म के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक साफ नजर आ रही थी। गाड़ी हमें उतार कर आहिस्ता आहिस्ता चलती आगे निकल गई। हम एक तरफ होकर खड़े हो गए। करीम भाई कहने लगा, इस रोशनी में हमें टारगेट ऊपर से साफ नजर आ जाएगा। चूँकि मिलिट्री ट्रेन में सिवाय एक डब्बे के बाकी सारे डब्बे मालगाड़ी के लगे हुए होंगे, इसलिए उन डब्बों में रोशनी नहीं होगी। प्लेटफार्म के खंभों की रोशनी हमारी मदद करेगी। चलो अब हम ऊपर चलते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों में घिरे हुए इस वीरान स्टेशन पर हैबतनाक खामोशी तारी थी। हम पीछे से होकर टीले की चढ़ाई चढ़ते हुए स्टेशन से कोई 50-60 फुट की बुलंदी पर एक दूसरी पहाड़ी के दामन में आ गया। यही वो पहाड़ी थी जहां हमारी पनाहगाह थी। यह एक कुदरती गार था जो पहाड़ी के अंदर 15-20 फुट तक चला गया था। करीम भाई ने जेब से छोटी टॉर्च निकाल कर रोशन किया। मुझे उसकी रोशनी में गार की दीवार के साथ एक बड़ा थैला लगा हुआ दिखाई दिया। यह काफ़ी बड़ा थैला था। करीम ने टॉर्च मुझे थमाया और थैले का जिप खोल दिया। थैले में 2 रॉकेट लॉन्चर, 6 रॉकेट, 4 बड़ी मोमबत्तियाँ और 2 ताम चीनी के मग और एक बड़े साइज की थर्मस बोतल थी। हमने सबसे पहले मोमबत्ती रोशन करके पत्थर पर लगा दिया। मैंने रॉकेट लॉन्चरों और रॉकेटों को बड़े गौर से देखा। ये बिल्कुल नए रॉकेट लॉन्चर थे। लगता था किसी ऑर्डिनेंस डिपो से उड़ाए गए हैं। हमने थर्मस में से काफ़ी निकाल कर पिया। एक बड़ा डब्बा बिस्कुटों का भी थैले में से निकल आया था। कुछ बिस्कुट खाया और अपने मंसूबे की तफसीलात पर गुफ्तगू करने लगे। गार में जो आदमी थैला रख गया था उसने पहले ही से जगह को साफ करके वहाँ नारियल की शाखों की एक साफ बिछा दी थी। हम साफ पर लेट कर सो गया। सुबह उस वक्त आँख खुली जब गार में दिन की रोशनी का गुबार फैला हुआ था। हमने थर्मस में से काफ़ी निकाल कर पिया, फिर करीबी दरिया पर जाकर मुँह हाथ धोया। वहाँ जो घास फूस की जो झोंपड़ा नुमा कैंटीन दरख्तों के नीचे बनी हुई थी वो बंद थी। करीम भाई ने कहा, यह दोपहर के वक्त खुलेगी, यहाँ से हमें खाने को कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। करीम भाई ने जेब से एक माचिस की डब्बी के साइज़ का ट्रांसमीटर निकाल कर मुझे दिखाया और कहा, इस ट्रांसमीटर पर हमारा आदमी हमें इतला कर देगा कि गाड़ी देवलाली के गरीजन से चल पड़ी है। ये 19 तारीख का दिन था। सारा दिन हमने उन पहाड़ियों में इधर उधर चल फिर कर माहौल का जायजा लेते गुजार दिया। झोंपड़े वाली कैंटीन खुल गई थी। वहाँ से हमने कुछ चावल और मछली खाया और रात को भी वहीं से खाना खाया। कैंटीन वाले को हमने यही बताया था कि हमने यहाँ कटाई का ठेका लिया है और जंगल में दरख्तों का ज़ख़ीरा देखने आए हैं। आखिर 20 तारीख का दिन तलू हुआ। 20 तारीख की रात को 12 बजे के बाद असला से लदी हुई मिलिट्री ट्रेन ने देवलाली के फौजी गरीजन की टूप लाइन से जम्मू के लिए रवाना होना था। हम दरिया के घाट वाली झोंपड़ा कैंटीन के बाहर बैठे काफ़ी देर तक अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। हमने इस कमांडो एक्शन के एक एक पहलू पर गौर किया। बाज़ार ये कमांडो एक्शन बड़ा आसान और वाज़ेह था। एक मालगाड़ी ने बहुत हल्की रफ्तार के साथ स्टेशन के खुले प्लेटफार्म पर से गुजरना था। हमने 50-60 फुट की बुलंदी से उस पर एक के बाद दीगरे 6 रॉकेट फायर करने थे और फिर वहां से फरार हो जाना था। लेकिन इस बज़ाहिर आसान एक्शन में कई मसाइल पोशीदा थे। पहला मसला तो यह था कि ट्रेन का शेड्यूल ही बदल गया हो, किसी वजह से ट्रेन की तारीख तब्दील कर दी गई हो। दूसरा मसला यह था कि ऐन मुमकिन है इसराइल से लिए गए नेपाम रॉकेट उस ट्रेन में ना आ रहे हों। तीसरा मसला यह था कि ट्रेन को 2 इंजन लगे हुए होंगे। मुमकिन है उसकी रफ्तार हमारे अंदाजे के खिलाफ ज़्यादा तेज़ हो और हम मुतहरक टारगेट पिछले 3-4 डब्बों को बराह रास्त हिट न कर सकें। यह बहुत ज़रूरी था कि हमारे रॉकेट या तो गोला बारूद वाले या नेपाम रॉकेटों वाले डब्बों को हिट करें। अगरचे मैंने मुतहरक टारगेट को हिट करने की ज़बरदस्त ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद था कि जज्बाती ही जान में मेरा रॉकेट निशाने पर न लगे। 3 रॉकेट मुझे और 3 रॉकेट मेरे साथी करीम भाई ने फायर करने थे। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो निशाने और ख़ास तौर पर मुतहरक टारगेट पर निशाना लगाने में कितनी महारत रखता है। देवलाली से 20 तारीख की आधी रात को चली हुई मालगाड़ी ने
हमारे हिसाब के मुताबिक 21 तारीख की शाम को मडघाट स्टेशन पर से गुजरना था। 21 तारीख की दोपहर को, जबकि सूरज अभी भोपाल की जंगलाती पहाड़ियों के ऊपर ही था। मैं और करीम भाई अपने पहले से चुने हुए ठिकाने पर आकर बैठ गया। यह वस्ती हिंद के खतरनाक जंगलों का एक वीरान और गैर आबाद इलाका था। हमने एक चट्टान की ओट में मोर्चा बना लिया था। नीचे 50-60 फुट की पथरीली ढलान मडघाट स्टेशन के प्लेटफार्म तक चली गई थी। प्लेटफार्म खाली पड़ा था। रेलवे लाइन भी खाली पड़ी थी। रॉकेट लॉन्चर और 6 के 6 रॉकेट हमारे करीबी घास पर पड़े थे। छोटा रेडियो ट्रांसमीटर करीम भाई के हाथ में था और वो बार बार उसे ऑन करके कान से लगाकर अपने उस साथी की आवाज़ सुनने की नाकाम कोशिश करता, जिसने एमुनेशन ट्रेन की देवलाली से रवाना होते वक्त हमें इतला कर देनी थी, मगर उसकी कोई इतला हमें नहीं मिली थी। मैं परेशान था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, कहीं ट्रेन की रवानगी का शेड्यूल तब्दील न कर दिया गया हो। मगर करीम भाई को कोई ख़ास परेशानी नहीं थी। वो यही कहता कि हमारा आदमी अगर कल किसी वजह से इतला ना दे सका तो इन वक्त पर उसका सिग्नल ज़रूर मिलेगा, और उसका अंदाज़ा ठीक निकला। हमें चट्टान की ओट में आकर बैठे बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर पर सिग्नल आने लगे। फिर कोड अल्फाज में किसी ने कुछ कहा। करीम भाई ने जवाब में कोड अल्फाज में कुछ कहा। ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, ट्रेन भोपाल के आउटर सिग्नल से रन थ्रू कर दी गई है।